हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसको हमने पिछली क्लासेस के अंदर शुरू किया था उसका पार्ट 6 करने वाला है। और बात करें तो इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा तो वो क्लासेस देख लेना। और बात करें इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। जैसे पिछली क्लास के अंदर हमने इब्न बतूता के जो विवरण थे उसके बारे में चर्चा की थी, और आज क्लास के अंदर जो कुछ बचा हुआ हिस्सा है इब्न बतूता के विवरण के बारे में उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इब्न बतूता और भारतीय शहर, इब्न बतूता ने भारतीय शहर के बारे में क्या वर्णन किया उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद संचार की अनूठी प्रणाली, मतलब भारत के अंदर जो संचार प्रणाली डाक व्यवस्था थी मुगल कालीन, उसके बारे में जो विवरण दिया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद बर्नियर तथा अविकसित भारत, बर्नियर ने भारत की तुलना यूरोप के साथ की और भारत को अविकसित कहा, पूर्व मतलब अविकसित पूर्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करें एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, मतलब कि इसके अंदर हम जो शिल्पकार थे उसकी जो स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और व्यापार वर्ग था उसके जो स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, बात करें तो महिलाएं की स्थिति क्या थी उस समय, जो दासियां थी वो मतलब खरीदा बेचा जाता था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उस समय सती प्रथा मतलब व्यवस्था थी। और नेक्स्ट बात करें तो श्रमिक के रूप में भी जो महिलाएं थी वो कार्य कर रही थी, मतलब कि जो समृद्ध परिवार थे वह दासों को खरीद के अपने घर के कार्य के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इन सभी टॉपिक को विस्तार से। चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि इब्न बतूता ने भारतीय शहर के बारे में किस प्रकार वर्णन किया है। इब्न बतूता और भारतीय शहर, इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन और बात करें कौशल था। मतलब कि इब्न बतूता ने लिखा है अपने ग्रंथ के अंदर कि जो भारतीय बाजार था उसके अंदर बहुत सारे अवसर थे, मतलब जिस व्यक्ति के पास कौशल, इच्छा और बात करें साधन था वो व्यक्ति भारतीय जो बाजार था उसके अंदर अच्छा उसके पास अवसर था। मतलब आज भी हम देखते हैं जिस व्यक्ति के पास स्किल है वह बात करें तो बहुत कुछ कर सकता है, और कुछ करने की भी इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है, साधन के साथ। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, मतलब जो भारतीय शहर थे वो उसके अंदर जो विकसित थे और जनसंख्या उसके अंदर भरपूर थी, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। मतलब आज भी जैसे हम देख सकते हैं जैसे यूएस और ईरान का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के कारण भारत को कितनी कठिनाई हो रही है, जैसे तेल और अन्य जो संसाधन है जैसे खाद्य उर्वरक वगैरह के कितनी कठिनाई हो रही है। उसी प्रकार उस समय भी जो विध्वंस, जो युद्ध और जो अभियान होते थे उसके कारण जो भारतीय बाजार थे उनको जो कठिनाइयां होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान से प्रतीत, मतलब वर्तमान से क्या प्रतीत होता है। अधिकांश शहर भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे थे। जैसे आज हम वर्तमान में देखें तो कई बाजारों के अंदर भीड़ भाड़ और वहाँ पे कई अन्य प्रकार के रंगीन वस्तुएं वगैरह मिलती है। उस प्रकार इब्न बतूता ने भारतीय शहर के बारे में वर्णन किया है। और नेक्स्ट बात करें तो दिल्ली उस समय भारत का सबसे बड़ा और विशाल शहर था। ठीक है, और महाराष्ट्र का दौलताबाद भी आकार में दिल्ली जितना ही बड़ा था और उसे पूरी तरह टक्कर देता था। मतलब कि जो दौलताबाद था महाराष्ट्र का वो भी दिल्ली जितना ही बड़ा था। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत ने जो इब्न बतूता था उसने दिल्ली की तुलना किसके साथ की, तो आप लिख लेना दौलताबाद के साथ। ठीक है, आगे बात करें तो बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के केंद्र नहीं थे, मतलब कि जो आर्थिक लेन देन के केंद्र नहीं थे, ये सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। क्या थे सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, मतलब जो लोग थे बाजार के अंदर एक साथ मिलते थे, मिलजुल कर बातें वगैरह करते, मतलब कि सामाजिक मेल जोल के भी केंद्र थे। ठीक है, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजारों में गायकों, नर्तकों, जो डांसर हो और संगीतकारों के लिए भी खास जगह बनी होती थी। और बात करें तो कृषि उत्पादन, मतलब बाजार को क्या फायदा होता था कृषि उत्पादन से। इतिहासकार ये मानते हैं कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों के अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। मतलब कि जो गांव के अंदर जो उत्पादन होता था, मतलब जो अधिशेष बचता था वो बाजारों के अंदर बेचा जाता था, जिससे क्या बाजार जो थे वह मतलब कि सफल मतलब क्या हुआ, सफल मतलब वो एक विकसित हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की कृषि का इतना अधिक उपज का कारण भारतीय मिट्टी का उपजाऊपन तथा साल में 2 बार फसलें उगाई जाती थी। मतलब आप समझ गए होंगे जैसे भारतीय में उस समय भारतीय मिट्टी थी वो उपजाऊ थी
और आज भी है, उस समय भारतीय मिट्टी उपजाऊ और दूसरा बात करें साल के अंदर 2 बार फसलें उगाई जाती थी। इस सब के कारण बाजार समृद्ध और बात करें विकसित होते थे। ठीक है, तो अब हम आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि जो इब्न बतूता था उसने जो भारतीय बाजार के बारे में चर्चा की और भारतीय बाजार का जो व्यापार अन्य देशों के साथ होता था उनका वर्णन क्या वो देखते हैं। जैसे भारतीय बाजार और व्यापार, भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य के संबंध में एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। मतलब कि जो भारतीय व्यापार था वो अन्य एशियाई देश थे उनके साथ होता था, जुड़ा हुआ था, मतलब ये लिखा हुआ है। उसके बाद भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत अधिक मांग थी, जिससे शिल्पकारों और व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। मतलब कि जो भारतीय व्यापारी थे वह भारतीय वस्तुओं को अन्य देश एशियाई देश थे उनके अंदर जो व्यापार करते थे उससे उनको अधिक मात्रा मुनाफा होता था, और जो अन्य देशों के व्यापारी थे वो भारत के अंदर जो वस्तु खरीद कर अपने देश के अंदर बेचते थे उनको भी अधिक मात्रा में फायदा होता था। इसलिए उस समय भारत की जो निर्यात व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। और एक और महत्वपूर्ण बात की जो जैसे बात करें तो भारतीय इस समय निर्यात बहुत अधिक हो रहा है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी थी। और बात करें समय के साथ जब आधुनिक भारत हम पढ़ेंगे ना, जो अंग्रेज आए उसने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां और कृषि का वाणिज्यकरण किया गया। वाणिज्यकरण मतलब कृषि व्यापार के लिए की जाने लगी, जिससे जो खाद्य फसलें थी उनका हनन हुआ और समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका भी हनन हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे निर्यात वस्तुएं, भारतीय कपड़ों, सूती कपड़ा, जैसे भारतीय कपड़ों की बात करें सूती कपड़ा, महीन, मलमल, रेशम, जरी तथा साटन भी एक कपड़ा है। और बात करें तो अत्यधिक मांग थी अन्य देशों के अंदर, और महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक मांगी थी कि इन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ़ी लोगों द्वारा पहन सकते थे। मतलब कि जो मलमल की कई किस्में थी उसको जो अमीर वर्ग था वही पहन सकता था, या उनके पास जो जिनके पास धन अधिक होता था वही पहन सकता था। उस समय एक जैसे कहावत प्रचलित थी, जैसे दुनिया के अंदर कहीं भी धन हो वो अंततः भारत के अंदर ही आकर रुकता है। इस प्रकार की कहावत क्यों प्रचलित थी? क्योंकि उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उनके अंदर जो निर्यात था भारतीय वस्तुओं वगैरह का वो बहुत अधिक था। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जो इब्न बतूता यात्री था उसने दिल्ली के बारे में क्या वर्णन किया है। ठीक है, दिल्ली जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली नाम से उद्धृत किया गया था। याद कर लेना दिल्ली किस शब्द के लिए प्रयोग किया, मतलब किस शहर के लिए प्रयोग किया था या किस यात्री ने प्रयोग किया था। ठीक है, का वर्णन इस प्रकार करता है, दिल्ली का वर्णन करता है इस प्रकार, जैसे दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर था। मतलब कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर था और वहाँ पर कई सारी जनसंख्या निवास करती थी, और शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुल्य थी। प्राचीर का मतलब दीवार बनी हुई थी शहर के चारों ओर, और दीवार की चौड़ाई 11 हाथ यानी 1 हाथ लगभग 25 इंच के बराबर है। मतलब जो इस प्रकार दीवार बनी हुई शहर के चारों ओर, और वहाँ पे इस तरह की जो इतनी मोटी दीवार थी, मतलब चौड़ाई इतनी थी। बात करें चौड़ाई कितनी, 11 हाथ, 1 हाथ 20 इंच के बराबर ये दीवार थी इस प्रकार। और नेक्स्ट बात करें इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष थे। जो यहाँ पे दीवार थी इसके अंदर है ना, दीवार के अंदर ये यहाँ पे कक्ष थे, मतलब कमरे बने हुए थे जो द्वारपाल और पहरेदार होते थे जो इनकी रक्षा करते थे उनके। ठीक है, और बात करें तो इस प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री मतलब जो फूड होता है खाने के लिए उनको रखा जाता था, और हथियार, बारूद और पक्षपास्त्र मतलब जो तीर होती है उनको, तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडारण बने हुए थे। मतलब कि यहाँ जो प्राचीर थे उसके अंदर इस प्रकार कमरे बने हुए थे, और कमरों के अंदर क्या रखे जाते थे, जो बारूद हो गया या पक्षपास्त्र हो गया या हथियार या खाद्य सामग्री, इन सब का प्रयोग किया यहाँ पे रखा जाता था। ठीक है, प्राचीर के भीतर भाग से सैनिक शहर के एक छोर से दूसरे छोर आते जाते थे। मतलब कि जो ये प्राचीर के अंदर का भाग है ना, यहाँ पे जो शहर यहाँ पे बना हुआ है, और यही प्राचीर के दीवार के भीतर के भाग के अंदर जो सैनिक थे एक छोर से दूसरे छोर जाते थे, क्योंकि वह पहरेदारी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीर के भीतरी भाग से सैनिक शहर के एक छोर से दूसरे छोर, प्राचीर में खिड़कियां बनी है। मतलब जो प्राचीर मतलब दीवार थी वहां पे खिड़कियां बनी हुई इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट, शहर खिड़कियां बनी हुई थी, खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश शहर के अंदर आता था। ठीक है, खिड़कियों की बनी हुई थी, खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश शहर लिखते हैं यहाँ पे, शहर अंदर आता था। मतलब जो ये रहा शहर, और यहाँ पे कई सारी खिड़कियां बनी हुई थी जिसके माध्यम से प्रकाश शहर के अंदर आता था। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। जैसे निचला भाग पत्थर और ऊपरी भाग ईंटों से बना हुआ था। मतलब कि जो दीवार की इस प्रकार दीवार बनी हुई थी, और निचला भाग किससे,
बना हुआ था, पत्थर से बना हुआ था, और ऊपर का भाग इस प्रकार ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। और कई मीनारें, जो दीवारें वगैरह बनी हुई थी उसके अंदर कई मीनारें बनी हुई थी। और यहाँ कितने द्वार थे, जो रास्ते थे वो 28 द्वार थे। और सबसे बड़ा द्वार की बात करें बद्दी दरवाजा, जो सबसे विशाल था, जो कि सबसे बड़ा था। ठीक है, अब बात करें मांडवी दरवाजा, ये भी एक दरवाजे का नाम है मांडवी दरवाजा, जहाँ पे अनाज मंडी लगती थी। वही नेक्स्ट बात करें गुल दरवाजा, जहाँ फलों की बगीचा था, गुल दरवाजा था, वहां पे फलों का बगीचा था। ठीक है, इन दरवाजों के आप नाम याद करने, ज्यादा कुछ नहीं, 3 ही है। मतलब बद्दी दरवाजा जो सबसे विशाल था, और मांडवी दरवाजा वहां पे अनाज की मंडी, मतलब अनाज की मंडी लगती थी। वहीं दूसरी बात करें गुल दरवाजा, जो कि फलों का बगीचा था। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इब्न बतूता ने जो सबसे पहले जो दिल्ली की दीवार थी उसके बारे में वर्णन किया, उसके बाद जो दिल्ली के अंदर कब्रें बनी हुई है उनका भी वर्णन किया। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्र है, इस प्रकार से लिखा। कब्रों के ऊपर गुंबद बने हुए होते हैं। गुंबद मतलब आप देखेंगे मस्जिद या जैसे बात करें तो मंदिरों के ऊपर बने हुए गुंबद की तरह होता है, गोलाकार। ठीक है, और आगे बढ़ते। और जिन कब्रों में गुंबद नहीं थे, मतलब कि जो कब्रों के अंदर गुंबद नहीं बने हुए थे, उनमें निश्चित रूप से मेहराब जिस दीवार के ऊपर इस प्रकार से बना होता है, वह मेहराब कब्रगाह में कदाकार, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे। जो कब्रगाह होती थी उनके 2 प्रकार के फूल उगाए जाते, कदाकार चमेली और जंगली गुलाब फूल। और फूल सभी मौसम में खिले रहते थे। जो ये फूल थे वो हर मौसम में खिले रहते थे, और ये फूल सूखते नहीं थे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इब्न बतूता ने जो संचार प्रणाली थी उस समय, उनके बारे में क्या चर्चा की है। ठीक है, संचार की अनूठी प्रणाली व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। मतलब जो व्यापारी वर्ग था उसको बढ़ाने के लिए राज्य के द्वारा कई विशेष प्रोत्साहन दिए गए। मतलब लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। मतलब कि जो व्यापारी मार्ग थे वहाँ पर व्यापारियों के आराम करने के लिए कई जगहों पर, जो मतलब बात करें तो सराय और विश्राम गृह मतलब आराम करने के लिए जगह बनाई गई थी। और आगे बात करें तो इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर चकित हो गए। कार्य कुशलता को देखकर चकित क्यों, उसके बारे में हम जैसे आगे बात करते हैं। जैसे इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। मतलब कि जो व्यापारी वर्ग था वह बात करें जो माल था अपना, उससे एक जगह दूसरी जगह भेजना या फिर उधार को लाना या भेजना, वो एकदम इस डाक प्रणाली के माध्यम से मतलब जल्दी हो गया। ठीक है, आगे बात करें तो मतलब अल्प सूचना माल भेजना भी। आगे बात करें, डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे। मतलब कोई व्यक्ति अगर सिंध से दिल्ली की यात्रा करता है तो उसको 50 दिन लगते थे। वहीं इस डाक प्रणाली के माध्यम से क्या होता था, गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक पर व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। ठीक है, मतलब कि जो सिंध से दिल्ली की यात्रा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके 50 दिन लगते थे। वहीं जो सुल्तान था उसके पास गुप्तचरों के माध्यम से जो खबरें आती थी वह 5 दिन के अंदर आ जाती थी। इतनी ये फास्ट थी संचार प्रणाली। अब हम जानते हैं कि इस संचार प्रणाली के माध्यम से मतलब इस संचार प्रणाली क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का वर्णन किया है, वो डाक व्यवस्था क्या थी उसके बारे में देखते हैं। जैसे 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। कितने प्रकार? 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। और नेक्स्ट बात करें अश्व डाक व्यवस्था, पहली कौन सी थी? अश्व डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था। दूसरी मतलब कि इस व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? याद कर देना, उल्लूक कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें तो हर 4 मील पर स्थित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। मतलब कि जैसे कोई संदेश है उसे अपने स्थान पर पहुंचाना है, और ये हो गए मतलब कि ये 4 मील हो गए, समझ गए, ये 4 मील हो गए। और बात करें तो यहाँ से घोड़ा रवाना होता था। ठीक है, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, यहाँ से रवाना होता था और यहाँ पे पहुंचता था। और यहाँ पे मतलब 4 मील पर एक दूसरा घोड़ा राज का मतलब राज का घोड़ा था, मतलब राज दरबार का, वो घोड़ा यहाँ पे खड़ा होता था और दूसरा घोड़ा यहाँ पे, मतलब कि दूसरा घोड़ा यहाँ पे, तीसरा घोड़ा यहाँ पे। इस प्रकार से अलग अलग घोड़ों द्वारा हर 4 मील पर घोड़े खड़े रहते थे। और जो संदेश होता था वो आगे से आगे इस प्रकार जो स्थान होता था जहाँ पे संदेश को पहुंचाना है, इस प्रक्रिया के माध्यम से वहां पहुंचाया जाता था। ठीक है,
ये पहले अश्व डाक व्यवस्था तो होगा, ये याद कर लेना किस प्रकार की थी। नेक्स्ट बात करें तो पैदल डाक व्यवस्था, इसे दावा कहा जाता था। और दूसरी किस प्रकार की थी, पैदल डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था, इसे क्या कहा जाता है, दावा कहा जाता है। ये याद कर लेना आप लोग, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जैसे पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहते थे, और यहाँ बात करते जो घोड़ों की डाक व्यवस्था थी, या फिर पूछ सकते हैं अश्व डाक व्यवस्था, उसे क्या कहते थे। इसे दावा कहा जाता था। और हर 1 मील पर 3 व्यक्ति खड़े होते थे और 1/3 दूरी पर, मतलब कि जैसे बात करें तो इस प्रकार ये 1 मील की जगह समझ लीजिए आप। और ये पहला व्यक्ति खड़ा होता था जो संदेश को लेकर और दूसरे व्यक्ति के पास जाता था। ये यहाँ दूसरा व्यक्ति खड़ा होता था और यहाँ पे तीसरा व्यक्ति, ठीक है। मतलब कि ये पूरी जगह कितने मील की, 1 मील की जगह है, 1 मील की। मतलब कि यहाँ से व्यक्ति जाता था, जो संदेश होता था अपने स्थान को पहुंचाने के लिए, यहाँ से व्यक्ति जाता था। यहाँ इस प्रकार 3 व्यक्ति खड़े होते थे, वो आगे से आगे संदेश को भेजकर, और ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहती थी। 1 मील मतलब दूसरे मील पर फिर 3 व्यक्ति खड़े होते थे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहती थी, और जो संदेश होता था उसको अपने स्थान पर पहुंचाया जाता था, ठीक है। और बात करें तो ये अश्व डाक व्यवस्था थी, घोड़ों की डाक व्यवस्था, उससे जो बात करें पैदल डाक व्यवस्था, वो ज़्यादा मतलब की बात करें तो फास्ट थी। ये मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा थी, किससे, जो घोड़ों की डाक व्यवस्था थी उससे, पैदल डाक व्यवस्था। और बात करें तो जैसे पैदल, आप बुक के अंदर विवरण दिया गया है कि जो पैदल डाक व्यवस्था थी उसके अंदर जो व्यक्ति होता था उसके हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी होती थी, उसके ऊपर जैसे ये लकड़ी है उसके ऊपर 2 घंटियां लगी होती थी, और दूसरे हाथ के अंदर जो संदेश होता था वो होता था। और जो मतलब कि फुल क्षमता अनुसार जो व्यक्ति होता था संदेशवाहक, वो भागता था, और भागते वक्त जो ऊपर लकड़ी होती थी वो इस प्रकार हिलती थी। हिलने से क्या होता, वो घंटी बजती थी, जिससे दूसरा व्यक्ति होता था वो सचेत हो जाता था, और जो से ही वो पहुंचता था उस संदेश को लेकर, उसी प्रकार वो भी आगे से आगे भागता रहता था, जब तक कि वो संदेशवाहक अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाता था वो संदेश लेकर, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती थी, ठीक है। तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं, कुछ कारणवश आगे इस क्लास को नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्लास देखी।